नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिज्म और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट है ना, मेरे ग्रुप में एक बार लिया था। और तब मैं इनिशियल डेज में था, तो मैं बोला यार ये दारू पीना और फाइनेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और थोड़ा बहुत जब सुन चुका था ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, तो स्पिरिचुअलिटी में मटेरियलिस्टिक चीजें क्यों ये लोग लाते हैं। जो बिग बुक में थर्ड चैप्टर में दिया एग्नोस्टिक, हर चीज में मेरा ना ये ऐसा अप्रोच रहता था। लेकिन जब मैं इन्वेंटरी लेना चालू किया, जब फोर्थ स्टेप पे आया, तो कुछ चीजें ध्यान में आई। उसमें से एक चीज थी कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना मेरा अल्कोहलिज्म का एक वन ऑफ द कॉज था। और ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मेरे को बचपन में थी। जब पैसा नहीं था तब तब भी थी, जब पैसा था तब भी थी। तो इट इज नॉट, आई मीन, आपका फाइनेंशियल बैलेंस क्या है, उससे रिलेटेड वो चीज नहीं है। वो एक भावना है जिसकी वजह से मैं हमेशा इनसिक्योर महसूस करता था। एक अनुभव शेयर करता हूँ दोस्तों। आखिरी के दिन थे ए में आने के पहले के कुछ महीना, मेरे को ना शराब की इतनी इनसिक्योरिटी रहती थी कि अगर नहीं मिलता है तो क्या करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी से पैसा मांगा हूँ और वो आने वाला है, मेरे पेट में शराब नहीं है, और हर आदमी मेरे को उसके चेहरे जैसा दिखता था। और जैसे वो आता तो मेरे को इतना रिलीफ मिलता था ना, अभी मेरा काम हो गया। और उसमें मेरे मेरे पास ना अचानक कहीं से कुछ पैसे आ गए थे। मैं वाइन शॉप में गया, उसको पूछा देसी का खंबा कितने का है। उसने बताया 55 रुपए। तो मैं बोला, बारह 12 खंबा कितने का होगा। तो उसने बोला 52 रुपए में आ जाएगा। मैं बोला 12 बॉक्स देगा लेगा तो कितना दे। बोला 50 रुपए। बोला 24 का। बोला 48 रुपीज। मैं एक रिक्शा वाला वहां का दोस्त था, तो 24 बॉक्स देसी का खंबा घर पे लेके आया, उसके सहारे से माले के ऊपर सब बॉक्स लगाया। और 2 मिनट के लिए इतना सिक्योर हो गया था ना कि अभी मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को घर से बाहर निकलने का भी टेंशन नहीं। एक इवेंचुअली इंसिडेंट याद आया इसलिए शेयर किया। लेकिन फिर वापस मैं सब्जेक्ट पे जाता हूँ कि अल्कोहलिज्म और इनसिक्योरिटी, इसका बहुत क्लोज संबंध है दोस्तों। जब मैं बचपन में छोटा था, पिताजी भी मेरे अल्कोहलिक थे। तभी से मेरे को ये इनसिक्योरिटी का फीलिंग है। पिताजी मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो प्रोवोक करने के लिए हमेशा बोलते थे, तुम लोग, मैं और भाई को, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि स्कूल में हम दोनों भी अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते ना, ये पिताजी का भाई ने पॉजिटिवली ले लिया। वो डॉक्टर बन गया। मैंने भी शायद स्टडी किया, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को एडमिशन भी मिला। लेकिन वो चीज है ना, उसने उस भाई ने उसके साथ डील कर दी, बराबर डील कर दिया था। लेकिन मेरे को ना वो भावना के साथ है ना, मैं आगे का जिंदगी ए में आने तक या ए में आने के बाद 5-10 साल तक वही उसी भावना के साथ मैं जिंदगी जी रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो वर्ड है ना, मेरा दिमाग में इतना फिट हो गया था ना। और जब भी मैंने कुछ किया, तो वो चीज का मैं कुछ नहीं कर सकता है, इसको मैंने निगेटिवली लेके उसको अहंकार में कन्वर्ट किया। और जब ये दो स्टेट ऑफ माइंड में आदमी रहेगा, एक तो लो सेल्फ स्टीम और फिर उसके साथ ईगो, तो जो होने का वो वही वही मेरे साथ हुआ। कोई जो एक अल्कोहलिक का जर्नी होता है, वैसे ही मेरा जर्नी था।
मेरे को याद है मैं इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद एमएनसी में जॉइन किया। तब मेरे को अचानक से ऐसा लगने लगा कि मेरे पिताजी को है ना मैं अभी दिखा दूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ सालों में मेरे को अब्रॉड जाने का चांस आया। उस टाइम आई एम 94 95 की बात कर रहा हूँ। और अब्रॉड गया तो मेरे को ना उसमें खुशी से ज्यादा है ना पिताजी को मैंने कैसा झूठा साबित किया, ये ये भावना मेरे में ज्यादा थी। कुछ साल में उधर था। अभी जब पैसा आने लगा तो वो पैसे का मैनेज कैसे करने का मतलब बोलते नहीं, एबिलिटी टू हैंडल द फाइनेंशियल अफेयर्स इज इक्वल टू प्रॉब्लम और स्ट्रेस, इनएबिलिटी टू हैंडल द फाइनेंसेस। और मेरे में ना आज भी वही इनएबिलिटी है, मेरे को मेरे फाइनेंसेस मैनेज करने को नहीं आता है। शायद मेरे को पैसा कमाने को आता है, लेकिन वो पैसा किस तरह से यूटिलाइज करने का, किस तरह से उसको उसमें ग्रोथ लाने का आज भी मेरे को नहीं समझता। दोस्तों मैं वो 6 7 साल में जो भी कमाया उससे मैं इंडिया में जब आया तो शायद मेरा जिंदगी एक मिडिल क्लास आदमी का जैसा जो जिंदगी होता है रेस्ट ऑफ द लाइफ में जी सकता था उतने पैसे में। लेकिन 2 साल के अंदर मैंने पूरा पैसा गवा दिया था। प्रॉपर्टी जितनी ले ली थी वो सब बेच दी गई थी और मैं रास्ते पे आया था। मुश्किल से 2.5 साल लग गया होगा। तो ऐसा किस तरह मतलब ये पैसा तो दारू में डेफिनेटली इतना नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ द लाइफ में वो पैसे के साथ जी सकता था तो उसका इंटरेस्ट इतना अच्छा आता था कि मैं शराब के साथ भी जी सकता था। लेकिन शराब पीने के बाद जो डिसऑर्डर होता है तो मेरे में धीरे धीरे चालू हुआ। और दोस्तों मैं एक बात मेरे अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट का 2 3 साल भिखारी जैसा जिंदगी, कहीं भी सोने का, देसी का अड्डे पे दिन भर रहने का, उससे ज्यादा है ना मेरे को लगता है मेरा डेंजरस पीरियड था ना, या कोई भी अल्कोहलिक का डेंजरस पीरियड जो होता है ना, वो उसका फाइनेंशियल ग्रोथ और साथ साथ में शराब का जो बढ़ती जाती हुई जो शराब का पीरियड होता है ना, वो सबसे डेंजरस होता है। जो मैं फॉरेन में था तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं स्कॉच पीने का तो प्रीमियम स्कॉच पीऊंगा, जॉनी वॉकर गोल्डन लेबल रहेगा तो भी पीऊंगा, नहीं तो रेड लेबल मेरे को नहीं चलता। ये एटीट्यूड से लास्ट में देसी गाउठी जो भी शराब मिले वहां तक का जर्नी करीब 15 से 18 साल का था। ये जर्नी में जैसे जैसे शराब का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे गिरते जा रहा था, वैसे वैसे मेरे में एक चीज वापस जो बचपन में मेरे पिताजी ने मेरे को बार बार बोली गई थी कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये चीज प्रोमिनेंट होती जा रही थी। उसके बाद में जब शराब से साथ डील कर रहा था तो जब भी बीवी छोड़ के जाने की, तब वही दिमाग में रहने का कि मैं साला शायद फाइनेंशियली मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो ये द्विधा मनस्थिति, लो सेल्फ एस्टीम पे जब एक कोई शराबी आ जाता है ना, तो फिर जो डाउनफॉल होता है फाइनेंशियल वो इतना स्टीप और नीचे की तरफ जाता है कि मेरा मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। और ये प्रोसेस में मेरा एक डिवोर्स हुआ। एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि बीवी मेरी जो छोड़ के गई तो उसमें शराब तो डेफिनेटली एक मेजर रीजन था, लेकिन उसके साथ साथ में है ना मेरी मेरे बर्ताव और मेरा अनमैनेजेबिलिटी की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके जिंदगी में आए थे, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसको भविष्य की चिंता होने लगी थी
कि ये आदमी के पास अभी कुछ बचा नहीं है, मेरे साथ में एक बच्ची है, उसका फ्यूचर क्या होगा। शराब तो थी, शायद मेरे शराब को ना उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। कब तक, जब तक मेरे मेरे पैसे का सोर्स चालू था, मेरे पास पैसे थे। इसका गलत मतलब आप मत लेना, लेकिन जिंदगी के जितने भी प्लान्स है, तो सिर्फ शराब की वजह से बीवी या मतलब मिसहैप होता नहीं, उसके साथ साथ जो डिसऑर्डर और फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी होती है, उसके वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट होने लगता है। 10 साल का मैरिज लाइफ के बाद में बीवी ने डिसीजन ले लिया कि डिवोर्स लेने का। बच्ची मेरी 7-8 साल की थी। तो बीवी ने, जब मैं आज सोचता हूँ कि डिवोर्स लेने के पीछे मेरा 7 साल 8 साल उसने अल्कोहलिज्म देखा भी था, और कहीं ना कहीं उसने ये मन में ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अभी ये शराबी के साथ मेरे को जिंदगी बिताने की। लेकिन उस टाइम में क्या था कि मैं फाइनेंशियली, मेरा अर्निंग अच्छा था। मैं घर की जरूरतें या जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में जरूरतें होती है, वो सब फुलफिल कर रहा था। तब तक ये सब कंट्रोल में था, या शायद उसने जिंदगी वैसा बिताने का या खुद को वो कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे मेरा फाइनेंशियल डाउनफॉल होना चालू हुआ, वैसे वैसे ना उसका इनसिक्योरिटी बढ़ते गया। मेरा लास्ट का मुलाकात उसके साथ मेरे को याद है। वो बोली, शायद ना तू फॉरेन जाता तो मैं शायद तेरे साथ रहती थी वापस, क्योंकि मेरे को मेरी मेरी चिंता नहीं है, मेरे को ये बच्ची का फ्यूचर की चिंता है। और वो डिवोर्स हुआ। लेकिन मैं ना, उसके बाद मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जिंदगी में वापस खड़ा रहूंगा। फादर ने मेरे सेकेंड मैरिज करा दिया। कुछ दिन तक मैं ठीक रहा, उसके बाद बीवी के पैसे पे शराब पीने का, उसके ऑफिस में जाने का। उस टाइम में कॉइन बॉक्स होते, मोबाइल नहीं था। कॉइन बॉक्स से फोन करने का, 50 रुपए दे। अगर वो नहीं बोलती थी तो फिर मेरे पास एक अच्छा टूल था। मैं ऊपर आता हूँ, उसका ऑफिस सेकेंड फ्लोर पे था। मैं ऊपर आता हूँ, इतना बोलने से है ना, वो बोलती थी, तुम बताओ, मैं कुछ भी करती हूँ, आधा 10 मिनट रुको, मैं देती हूँ। तो यहाँ तक का हालत मैंने बना लिया था। अभी जब मैं 1999 में जब इंडिया आया था, तो करीब मेरे पास अभी फिगर बताना इसलिए जरूरी है कि जो डाउनफॉल आगे हुआ वो आप समझ सकते हैं। करीब 80-85 लाख कैश में था। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लेके रखी थी, लैंड में इन्वेस्ट किया था। बॉम्बे में कल्याण में मेरा फ्लैट था। और ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि मैं तुरंत मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए फाइनेंशियली। लेकिन धीरे धीरे डांस बार में जाना चालू हुआ, तो लड़कियों पे पैसा उड़ाना चालू हुआ। फिर वैसे दोस्त मिलते गए। और एक दिन मेरा एक कोल्हापुर में दोस्त बन गया था। डांस बार का ही दोस्ती था वो डांस बार में मेरे को बोला कि यार मेरे को है ना इधर कल्याण में एक फ्लैट लेने का है। तो मेरे को ना जरूरत थी फ्लैट बेचने की, ना कोई ऐसा सिचुएशन था कि मैं फ्लैट को, या 10 मिनट पहले अगर मेरे को कोई पूछता कि भाई तेरा फ्लैट बेचने का है, तो मैं बोलता था नहीं। लेकिन वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मैंने उसको बोल दिया, अरे मेरा फ्लैट है ना, ले ले चल। और उसका जो भी पैसा आया ना, उसने कभी 1 लाख कभी 2 लाख ऐसा करके पैसा दिया। और पूरा के पूरा पैसा है ना वो डांस बार में है और शराब में मैंने उड़ा दिया। तो इस तरह से ना मेरा लाइफ चल रहा था। धीरे धीरे बैंक बैलेंस कम होते जा रहा था। लेकिन मैं, लाइफ गार्डन गार्डन है, ये सोच है ना मेरा पहले से था। कि कभी कभी है ना, मैं जैसे बोला ना कि जब वो लो सेल्फ एस्टीम एक साइड में और एक साइड साइड में
पैसा मैं कमा सकता हूँ, इसका फॉल्स ईगो, इसके बीच में मैं कहीं चप वो चपेटे में आ गया था। तो फिर जब भी ऐसा सिचुएशन आता, तो मैं लात मारूँगा, पानी निकालूँगा, ये सोच था। मैं वापस फॉरेन जाऊँगा, वापस पैसा कमाऊँगा, ये था। इंडिया में धीरे-धीरे मैं मेरा सब सोच ऐसी बदल गई थी कि इधर पॉलिटिक्स होता है, इंडस्ट्री में लेग पुलिंग होता है, तो यहाँ मेरे को काम ही नहीं करने का। और ये ऐसा सब मतलब कोई चीज़ का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ऐसा लाइफ चल रहा था। सेकंड वाइफ भी मेरी मतलब पूरे कंटल गई थी कि ये आदमी के साथ कैसे जीवन बिताने का। और उसने भी डिसीजन ले लिया कि भाई अभी नहीं इसके साथ हो सकता है। वो बच्चे को लेके निकल गई, लड़की मेरे साथ में थी। एक दिन भाई आया मेरे घर पे, बोला 2 औरतों का सत्यानाश कर दिया, ये बच्ची का भी तू सत्यानाश कर देगा। उसको भी उठा के लेके गया। उसको मैं साल-साल फ़ी नहीं भरता था। उधर वो डायरी में कुछ लिख के आने के बाद स्कूल में जाने का, उधर धतिंग करने का, तो उस स्कूल वाले बोलते थे ये अलग है। और वो मेरे को बच्ची को स्कूल में बैठने देते थे। इनकम टैक्स, सेल टैक्स मेरा, उसके बाद मैंने बिज़नेस चालू किया। शुरू में अच्छा मेरे को उसमें वो मिला, लेकिन ना टैक्सेशन का, ना कोई चीज़ का प्रॉपर वो रखने का। सीए ने बोलने के बाद भी मैंने कितना बार डॉक्यूमेंट नहीं देता था। फर्म ऑडिट में थी, तो फिर ऑडिट भी मैंने कभी किया नहीं। सीए के पास जाना भी बंद कर दिया। और 5 साल के बाद मेरे को नोटिस आती थी। 5 साल के बाद ऐसा हो गया था कि मैं 5 साल ऑडिट नहीं किया था फर्म का। और उसी टाइम में एए में आया था, सोबर भी हुआ था। मीटिंग में सुनता था ये सब बातें, लेकिन दिमाग में कुछ जाता नहीं था। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज़ है ना, कभी शायद उसको टाइम लगता है, वो फ़ास्ट है ना, धीरे-धीरे आ जाता है, लेकिन लगता पक्का है। ए में जब मैंने पहली बार मीटिंग किया था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। ना पैसा, ना रिलेशन। 2-2 बीवी निकल के एक ने डिवोर्स दिया था, दूसरा डिवोर्स देने की कंडीशन में थी। बाप ने घर से निकाल दिया था, मतलब रिलेशन पूरे तोड़ दिए थे। माँ को मेरे बोल दिया था कि अगर इसके साथ तू बात भी करेगी ना, तो मैं तेरे को भी घर से निकाल दूँगा। भाई ने उसकी तरफ से बहुत कोशिश की मेरे को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की, लेकिन उसने भी हार मान ली थी। और ऐसे कंडीशन में मैं ए में आया था, भविष्य के बारे में चिंता, मीटिंग के आने आने के लिए पैसा नहीं है। सबसे मैं ये मीटिंग की तरफ अट्रैक्ट एक ही चीज़ की वजह से हुआ कि मैं एक्सीडेंटली वो मीटिंग प्लेस में आया था। मेरी शराब छूटेगी या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होएगा, इस बात पे मेरा भरोसा नहीं था। एक्सीडेंटली मैं वहाँ आया था और मीटिंग चालू होने को 10 मिनट बाकी था। जब मेरे को देखा, पहला दिन है क्या, कि बाहर पूछा, वो 5-6 लोग थे और मैंने हाँ बोल दिया। तो एक के बाद वो मेरे को गले लगा रहे थे। मैं अपना मेरा मुँह से शराब का बास आ रहा था, 4-5 दिन से नहाया नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे दूर रहूँ, लेकिन जिस तरह से वो सबने गले लगाया और हमारा नितिन है, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहीं न मेरा अंदर से ना, मैं वो लोग के साथ अटैच हो गया, मैं दिल से अटैच हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मीटिंग मतलब क्या चल रहा है, लेकिन जो इमोशनल वो जो भी शेयरिंग होता था, मेरे आँख से रोना आता था। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो हमारे बीजू भाई ने मेरे को पूछा, "खाना खाया क्या?" तो पता नहीं, अभी ऐसा मेरे को ना 2-3 साल में कोई पूछा भी नहीं था, या कोई पूछने वाला घर में भी नहीं था कि खाना खाया क्या? तो मीटिंग के साथ मैं उसी पहले दिन से अटैच हुआ। मैं इतना फॉर्च्यूनेट नहीं हूँ कि पहले दिन मैं क्लीन हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने की कि मीटिंग मैंने उस दिन से कभी मीटिंग छोड़ी नहीं। मेरे को यहाँ आने के बाद मैं धीरे-धीरे शेयरिंग करने लगा, वन टू वन बात करने लगा और मेरा फाइनेंशियल हालत सबको
मतलब जो भी मेरे क्लोज मेंबर थे उनको बताने लगा कि मैं नासिक से एक रास्ते से सीधा जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि देना 10 रुपए का तम्बाकू, 5 रुपए का तम्बाकू के पुड़ी से लेके कुछ लाखों तक मेरे को देना है। गवर्नमेंट के ड्यूज है, सेल टैक्स के इश्यूज है। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं आत्महत्या करने की वजह सिवाय। और ऐसे में एक दिन कोई नाइट विजिल में मैंने अपना ये बांधव था उसका शेयरिंग सुना, और उस दिन मेरे को होप्स आया कि उसका भी समहाउ मेरे जैसा ही सिचुएशन था, और वो उसमें से काफी हद तक बाहर आया था। मैं उसके पास गया, उसको पूछा, तो जो जवाब मिला वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को ऐसा लग रहा था वो कहीं से अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करके मेरे को बाहर निकालेगा। वो बोला ऑनेस्टली जाने का, और वहां पर जो भी सिचुएशन है ना सीधा सीधा बताने का सेल टैक्स ऑफिस में। तो मैं बोला यार इतना तो मेरे को भी समझता है, लेकिन मेरे में डर इतना है कि मैं वहां तक जा नहीं सकता हूँ। लेकिन बार बार उसने मेरे को फोन किया, वहां तक जाने के लिए मेरे को इनकरेज किया। और वो सेल टैक्स का इशू, मतलब मैं जो सोच रहा था या मेरे को जो लोगों ने, कंसल्टेंट ने या सीए लोग ने बताया था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें से बाहर आया, काम धंधा चालू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो वही वैसा ही था। पैसा तो मैं पहले भी कमाता था, वापस कमाना चालू हुआ, लेकिन पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करने का वो मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। साल 1.5 साल के बाद बीवी आई। उसके बाद एक चीज ध्यान में जो आई थी, वो जैसे मैंने शेयर किया कि पैसा किस तरह से यूज करने का वो मेरे को नहीं समझता था। तो धीरे धीरे मैंने भाई के से ये बात करना चालू किया। मेरी बहुत सारी पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी की, जो किसी दोस्त ने निकाली हुई है। तो वो पॉलिसी 1 साल 2 साल पैसा भरने का, वैसे ही कम से कम 15 से 20 पॉलिसी वैसी थी। मेरे भाई ने वो धीरे धीरे सब स्टैगर किया, हर महीने को ईसीएस करा के दिया। मेरे को पूछता था तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मेरे को एडवांस में बोल, अकाउंट में उतना पैसा रखना पड़ेगा अपने को। मतलब जो मेरे लिए ना कभी पॉसिबल नहीं था, वो चीजें होने लगी, तो मेरे को वो भी होप्स होने बढ़ने लगे कि यार कुछ हो सकता है। मेरे पास एक्सिस पैसा आने के बाद भाई के पास देने लगा। एक दिन मेरे को 2 साल के बाद उसने बुलाया, बोला तू रजिस्टर ऑफिस जा, तेरे नाम से एक प्लॉट। मैं बोला अरे प्लॉट की कहाँ बात कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं नहीं, तू जो जो थोड़ा थोड़ा देता था ना, वो हमारा सिंडिकेट ने वो इन्वेस्ट किया, अभी तेरा वैल्यू इतना हो गया है। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता था वैसा होने लगा कि उससे ज्यादा मैंने कई बार पैसे कमाए थे, कई बार मतलब इन्वेस्ट किए किए भी थे। लेकिन इस तरह से पैसे का ग्रोथ कभी मैंने देखा नहीं था। तो मैंने एक एक डिसीजन ले लिया कि इसके आगे ना, शायद मेरे को पैसा कमाने को आता है लेकिन मेरे को पैसा मैनेज करने को नहीं आता है। मेरा भगवान है, मेरा भाई है पैसे के बारे में। और धीरे धीरे वो सब वैसा वर्कआउट होने लगा। सेल टैक्स से बाहर आ गया, इनकम टैक्स के कुछ केस थे उसमें से बाहर आ गया। लेकिन जो रूट प्रॉब्लम है ना मेरा, वो आज भी वैसा ही है दोस्तों। शायद कुछ हद तक कम हो गया होगा, जो 12 प्रॉमिस में दिया है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो उसका कई बार मैं एहसास करता हूँ, लेकिन कई बार वो डीप रूटेड जो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो कभी कभी आ जाता है। मैं आज भी है ना, कई बार रजनीगंधा खाने का मन करता है, मैं तम्बाकू खाता हूँ, लेकिन फिर वो डर अंदर से कहीं ना कहीं, अरे रजनीगंधा खाएगा, कल नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो ये ऐसे छोटे मोटे ना इतने डीप रूटेड प्रॉब्लम है ना, कि उसके साथ मेरे को इमोशनली हैंडल करना बहुत मुश्किल है। शायद कुछ सालों के बाद, कुछ दिन के बाद जमेगा, वो बात अलग है। लेकिन आज मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ। अभी जब मैं सोचता हूँ कि ये इनसिक्योरिटी कुछ हद तक जो कम हुई, वो किस किस की वजह से हुई है। तो पहले जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि यहाँ पर क्या मिलता है, तो होप एंड स्ट्रेंथ।
तो यहाँ पर मेरे को पहले होप मिला कि यार मेरे से भी गए गुजरे लोग हैं फाइनेंशियली, है वो मतलब गलत तरीके से नहीं मिला। तो वो अगर अपना जीवन रीज़नेबली ठीक-ठाक बिता सकते हैं, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ को लेके मैं जब ए का जर्नी चालू किया, तो फिर वही जो सक्सेस मिलने का था, वो धीरे-धीरे मिलना चालू हुआ। तो उसमें क्या-क्या मैंने ये लोग से लिया था, तो प्रैक्टिस में रहने का, एक बंदे ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि फोकस ऑन नॉट डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन इवेंट। तेरे को 8 से सुबह 9 से ऑफ़िस में जाने का है, 7 बजे तक काम करने का है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या मिलता है ना, तू ये रूटीन कंटिन्यू कर। इसके प्रैक्टिस में रह। मजबूरी थी, तो प्रैक्टिस करना चालू किया कि 9 से 7 मेरे को काम करने का है। कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो पूरे पहले, वो कंसिस्टेंसी धीरे-धीरे आने लगी। और पेशेंस, जो मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा होता था कि फेड अप होता था। कोई बंदे को फ़ोन किया तो पेशेंस के बारे में जब बताता था तो आज नहीं तो कल होएगा, लेकिन आज का दिन तू वेस्ट मत कर। अगर ए में नहीं आता था तो मैं इट वाज़ डैम श्योर कि मेरे हाथ से कोई फाइनेंशियल क्राइम या ऑफेंस होता था, क्योंकि लास्ट लास्ट के टाइम में है ना, मैं अ, लोगों को गलत तरीके से उनसे पैसा ऐंठने का काम चालू किया था। लोन का झांसा देके के मैं पैसा लेना चालू कर दिया था। जितने भी गलत तरीके हैं, वो धीरे-धीरे मैं सीख गया था। कुछ सेटिंग बैंकों में ऐसी हो गई थी मेरी। तो मैं एक फाइनेंशियल क्रिमिनल बनने के कहीं नज़दीक में था, या मतलब बड़ा कुछ होने से पहले ना, मैं ए में आ गया। और आज टच वुड कोई ऐसी इमीडिएट समस्या नहीं है कि मैं उसको लिए टेंशन ले लूँ। लेकिन यस, ये आप बात मेरे को आपके सामने एडमिट करने में शर्म नहीं आती है कि आज भी इनसिक्योरिटी है ना, वो कुछ हद तक डेफ़िनेटली कम हो गई है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी आज भी है। लेकिन इतनी बात है कि अगर 12 स्टेप का मैं प्रोग्राम फ़ॉलो करते रहूँगा, तो वो इनसिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इस पे मेरा पूरा विश्वास है। शायद मेरा टाइम हो गया है। अ, इतना बोल के मैं मेरा शेयरिंग खत्म करता हूँ। मेरे को ना वो हिंदी का थोड़ा-सा इश्यू है, तो मैं ठीक से मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपने सुन लिया। आप सबका धन्यवाद।